नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग जीप पर सवार इल्लियाँ सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते। चने का जंगल नहीं होता है, खेत होता है। यदि खेत नहीं होते तो बताइए यह गीत कैसे बना है कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यह पुष्ट प्रमाण है कि चने के खेत होते हैं। चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है कि वाह क्या बात है आदि। मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ यूँ शुरू करूँगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के इस बाजू उगकर उस बाजू डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा, यह भय बताकर कि समय अधिक हो रहा है। बात यह है कि मेरे मुंह में पानी आ जाने के कारण अधिक बोल नहीं सकूँगा। चना मेरी कमज़ोरी है। यह कमज़ोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा ज़रा जोरों पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा, हम तो घर में घुसे रहे, पर पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है वगैरह। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी, जिसमें इल्ली सचमुच में सुंदर लग रही है। चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात की तस्वीर इल्ली की छपी। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे पड़ोस में रहती हो। मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी हैं, यानी पुरानी पोथियां पढ़े हुए हैं। मित्रों में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूँ। एक बार विद्वत्ता की झोंक में उन्होंने बताया था, एक नाम इला। कह रहे थे कि अन्न की अधिष्ठाता देवी है इला, यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई। जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्लियों से क्या संबंध। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्लियाँ अन्न की नष्टार्थी देवी। धन्य है ये इल्लियाँ इसी इला की पुत्रियाँ हैं। अपनी मम्मी मैडम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपने इस इला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर यह कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपना प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देखकर कहा कि इल्ली से तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मंडराती है
रस पीती उड़ जाती है। मेरे अंतर में एक कवि है जो काफी फूट होने के बाद सुप्त हो गया है। तितली का नाम सुनते ही वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा कि यह तो बाग की शोभा है। मैंने कहा, अबे गोभी के बिग फूल, तैने कभी अखबार पढ़ा? ये इल्लियाँ चने के खेत खा रही हैं और अगले वर्ष भजिए और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। मूर्ख, चुप रह। कवि चुप क्यों रहने लगा? मैंने दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया, तब माइक से हटा। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठ के चहचहाई। नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी। कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और वे गांवों की ओर उड़ चले। सुबह हुई। रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकाले। जीपें गर्राईं। तार तानकर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी के ठाट में कार्यवाहियां हुई कि खेतों पर हवाई जहाज सन्नाकर दवाइयां छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हुए। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसों में पढ़ता यहीं बैठा रहा। स्मरण रहे, आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलें। तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा, चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। और मैं जीप में सवार हो गया। रास्ते भर मैं उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराई करता, उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत थे। वहां एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं, यानी समधन की घोड़ी गलत नहीं खड़ी थी, पर वह वहीं खड़ी थी जहां हमारी जीप खड़ी थी। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकालता है? वह समझा नहीं, फिर बोला, मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है प्राचीन काल में भी यहाँ खेत ही थे। मैंने कहा, मेरी ज़रा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास पता लगता है। अगर खुदाई करने से नगर निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में नगर था, और सिर्फ मिट्टी निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में खेत थे, और यदि मिट्टी भी नहीं निकले तो समझना चाहिए कि खेत नहीं थे। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बात करता जा रहा था। इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं है? बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं है, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नजर आ रही हैं। जी हाँ, कुछ तो हैं। कुछ तो हमेशा रहती हैं। जी हाँ, कुछ तो हमेशा रहती हैं। खास नुकसान नहीं करती। जी, खास नुकसान नहीं करती। फिर भी खतरा है? खतरा तो है, कभी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बढ़ सकती है। सुना, हमारा सारा खेत साफ कर देती है? बिल्कुल साफ कर देती है। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए। जी हाँ, हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो। जी हुक्म। मुझे चना चाहिए, हरा, घर ले जाना है। जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए, क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। अबे थी ना?
वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सा बिल्ली? किसान हाथ जोड़ कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, ज़रा हरा हरा चना छांटकर साहब की जीप में रखवा दे। चल ज़रा जल्दी कर। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है। यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार हो खेतों में चला आता हूँ। मैं बूट तोड़ते किसान की ओर देखता, सोचने लगा, गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। जीप में काफ़ी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियाँ सवार हैं, जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हज़ारों इल्लियाँ हैं, लाखों इल्लियाँ। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती हैं और निशंक जीपों पर सवार चली जा रही हैं।